नमस्कार स्टूडेंट्स, ओली और वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट में डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड की स्ट्रक्चर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोनोसेक्राइड की स्ट्रक्चर्स, करेक्ट। तो जैसे हमने उसमें भी स्टेट किया था, अब डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड की स्ट्रक्चर पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी यदि हमें मोनोसेक्राइड की स्ट्रक्चर्स आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दो मोनोसेक्राइड यूनिट है ये आपस में जुड़ के डाइसेक्राइड का मॉलिक्यूल बनाती है। बहुत सारी जो मोनोसेक्राइड की यूनिट्स है ये आपस में जुड़कर पॉलीसेक्राइड का जो है मॉलिक्यूल बनाती है। तो अब यदि हमें पता है कि डाइसेक्राइड में कौन से दो मोनोसेक्राइड है, तो उन दोनों मोनोसेक्राइड की स्ट्रक्चर्स बना के उनको हम जोड़ देंगे, डाइसेक्राइड आ जाएगा। यदि हम जानते हैं कि पॉलीसेक्राइड जो है वो कौन से मोनोसेक्राइड का पॉलीमर है, यानी उसमें कौन से मोनोसेक्राइड की यूनिट बार बार रिपीट होकर जुड़ गई, तो वैसे मोनोसेक्राइड की जो यूनिट्स है उनको हम बहुत सारी बार रिपीट करेंगे, उनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीसेक्राइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, बस अब हमें यह पता होना चाहिए कि इनको जोड़ते कैसे हैं, इनको जोड़ते कैसे। और तो हम इस वीडियो में डाइसेक्राइड में जो है स्ट्रक्चर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। और जो पॉलीसेक्राइड है उसमें भी हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड थर्ड विल बी सेल्यूलोज। तो ये 6 जो स्ट्रक्चर्स है इनके ऊपर हम फोकस करके चलेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज जो स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। अब यदि बात करें कि इनको जोड़ेंगे कैसे, मोनोसेक्राइड यूनिट हम पढ़ चुके हैं पहले, वो हमें आती है। अब डाइसेक्राइड में भी हमें पता है कि जैसे माल्टोज होगा, इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जुड़ती है, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज जुड़ती है। जैसे हम लेंगे लैक्टोज, उसमें बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज जुड़ती है। तो इनको ओपन बना देंगे और फिर जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ते कौन से बॉन्ड है, जोड़ते कौन से बॉन्ड्स हैं, वो बॉन्ड का हमें पहले नॉलेज होना चाहिए। तो इनको हम जोड़ेंगे कौन से बॉन्ड से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है उससे मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में जुड़ती है, चाहे वो डाइसेक्राइड बनाने के लिए जुड़े चाहे पॉलीसेक्राइड बनाने के लिए जुड़े। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स के बीच में बनता है। इट इज मेड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स बाय द रिमूवल ऑफ H2। H2 रिमूव करती है दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स, फिर वो आपस में जुड़ जाती है। इस तरह जो बॉन्ड बनता है कंडेंसेशन का, उसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, करेक्ट। कंडेंसेशन रिएक्शन हम जानते हैं, जैसे पहले पढ़ा हुआ, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक छोटा सा मॉलिक्यूल जो होता है, दो रिएक्टेंट जो होते हैं उनके बीच में से एक स्मॉल जो मॉलिक्यूल होता है, जैसे H2O है, HCl है, ये रिमूव हो जाता है, फिर दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। वैसा ही कंडेंसेशन यहां पर होगा। हम जो है दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स ले, जैसे मान लो ये एक मोनोसेक्राइड यूनिट है, ये दूसरी मोनोसेक्राइड यूनिट है। अब एक मोनोसेक्राइड यूनिट में से निकलेगा H और दूसरी में से हटेगा OH। अब यहां से क्या बना, H2O। और H2O बनने के बाद में ये जो दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स है ये आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो इसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये भी दो टाइप का होता है। यदि मान लो दोनों H और OH एक ही साइड से जुड़े और यहां पे O आके बॉन्ड जुड़े, तो इसको कहते हैं हम अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में क्या होता है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में यहां पर जो OH होता है और जो दूसरी यूनिट जो होती है उसका जो OH होता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से H इधर से हटेगा, OH इधर से हटेगा, तो बाकी जो O बचेगा वो इस तरह से जुड़ेगा। इसको क्या कहा जाता है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन विच इज मेड बाय द रिमूवल ऑफ H2O बिटवीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स। दो मोनोसेक्राइड यूनिट कोई सी भी ले, ग्लूकोज ले, राइबोज ले, कुछ भी ले, उनके बीच में से हम हटाएंगे क्या, H2O कैसे, एक जो मोनोसेक्राइड यूनिट है वो अपना H देगी, दूसरी मोनोसेक्राइड यूनिट का जो मॉलिक्यूल है वो OH देगा, फिर H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O हट जाएगा, फिर दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स, दो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स जो अपन ने लिए हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन से जुड़ जाएंगे। इससे जो बॉन्ड बनेगा उसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहां पर ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है और यहां पर ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है, करेक्ट। हमने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखा। अब हम आते हैं कि जैसे फॉर्मूला से हम कैसे पहचाने। जैसे हम कह रहे हैं कि मोनोसेक्राइड, यदि हम देखते हैं मोनोसेक्राइड जो था उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, मोनोसेक्राइड जो होता है उसमें हमने लिखा था कि जो CnH2n, यानी इसमें कार्बन और H2 मॉलिक्यूल की जो नंबर होती है वो सेम होती है। अब हम बना रहे हैं सपोज डाइसेक्राइड, इनका क्या बना रहे हैं हम, डाइसेक्राइड बना रहे हैं। तो डाइसेक्राइड में क्या होगा कि इसको डबल करना होगा, ठीक है, क्योंकि दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में हम जोड़ रहे हैं। तो दो मोनोसेक्राइड यूनिट जोड़ेंगे तो डबल जो मोनोसेक्राइड यूनिट होगी वो क्या होगी, C2N और H2O2N।
लेकिन एक H2O हमने हटाया भी है, तो H2O क्या करेंगे 2n-1। यानी डाइसेक्राइड को कैसे पहचानेंगे हम, जब भी किसी कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर में H2O मॉलिक्यूल, उसका जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में H2O मॉलिक्यूल के नंबर कार्बन के नंबर से एक कम हो, कार्बन एटम के नंबर से एक कम हो, तो फॉर्मूला डेफिनेटली किसका होता है, डाइसेक्राइड का होता है। जैसे हम बात करें ट्राइसेक्राइड की, तो ट्राइसेक्राइड में क्या होगा, ट्राइसेक्राइड में हम 3 यूनिट लेते हैं, तो 3 यूनिट में क्या करना पड़ेगा, C3N और H2O3N, ये तो हमने लिया है बिना बॉन्ड के। अब यदि हम बॉन्ड बनाएंगे तो देखो ट्राइसेक्राइड में 3 यूनिट जुड़ेगी, 3 यूनिट जुड़ेगी तो 2 बॉन्ड बनाने होंगे। जैसे हमने एक बॉन्ड यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक हम जो है आगे यहां पर सपोज इसका इधर OH आएगा, इधर जो 3rd यूनिट होगी, अब 30 यूनिट जोड़ रहे हैं 3 यूनिट, तो इधर से H हटेगा, इधर से OH हटेगा, तो हमें 3 यूनिट को जोड़ने के लिए कितने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने होंगे, 2 बॉन्ड बनाने होंगे। इसका मतलब कितने H2O को रिमूव करना होगा, 2 H2O मॉलिक्यूल को रिमूव करना होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 2। यानी जिस कार्बोहाइड्रेट में जिस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला में H2O मॉलिक्यूल के नंबर कार्बन एटम के नंबर से 2 कम होती है, वो फॉर्मूला डेफिनेटली किसका होता है, ट्राइसेक्राइड का होता है। ऐसे हम बात करें पॉलीसेक्राइड की, तो पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, हर मॉलिक्यूल जुड़ता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। अब जैसे हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल में एक तरफ वो दे रहा है H और दूसरी तरफ क्या देगा, वो OH। यदि ये H2O हटाएंगे तो इस H2O में OH इधर से दिया जाएगा और H इधर से दिया जाएगा। तो एक जो मॉलिक्यूल है वो एक तरफ H दे रहा है, एक तरफ क्या दे रहा है, OH दे रहा है, तो यानी हर मॉलिक्यूल में से हमें H2O रिमूव करना होगा। पॉलीसेक्राइड में हर मोनोसेक्राइड यूनिट जो उसमें जुड़ती है उसमें से एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव किया जाता है। तो हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, CN और H2O जो है इसमें से क्या करेंगे अपन, N-1, एक H2O हमने कम कर दिया, और फिर ऐसे जो बहुत सारी यूनिट आएगी उनको हम आपस में जोड़ देंगे। करेक्ट। यहां पर ये N इनकी नंबर है, ये N इसमें कार्बन एटम के नंबर है जो मोनोसेक्राइड की थी। सपोज इसको हम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, X लिख देते हैं। तो पॉलीसेक्राइड का पहचान तो वैसे हो जाता है कि लार्ज ब्रैकेट होता है, यहां पर दोनों तरफ बॉन्ड होते हैं और N लिखा हो रहता है, और बाद में जो अंदर फॉर्मूला बना है उसको भी हम देख सकते हैं, उसमें H2O की जो नंबर होती है वो कार्बन से एक कम चलती है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज को हम कह रहे हैं कि एक मोनोसेक्राइड होता है। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड क्यों होता है, क्योंकि उसमें कार्बन और H2O मॉलिक्यूल की जो नंबर होती है वो सेम होती है। ग्लूकोज होता है C6H12O6, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं C6H2O6। तो ग्लूकोज N और N, कार्बन और H2O बराबर हो गए, तो ये क्या हो गया, मोनोसेक्राइड हो गया। अब 2 ग्लूकोज को हम जोड़ दें तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका डबल 12, और H2O 12 - 1 कितना हो गया, 11। तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज का डाइसेक्राइड है। ग्लूकोज का ट्राइसेक्राइड बनाना हो तो C13 और H2O क्या होगा, H2O इसका ट्रिपल किया 18, सॉरी ये 618 होगा, 6 3 जा 18, और यहां पर 18 - 2 कितना होगा, 60। तो ये क्या हो गया, ये ग्लूकोज का ट्राइसेक्राइड हो गया। ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड क्या होगा, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है C6H2O6, उसमें से एक H2O हटाया तो ये 5 हो गया, और दोनों तरफ अपन ने N लगा दिया, तो ये ग्लूकोज के एक सीरीज बन गई। ऐसे हम राइबोज की बना सकते हैं। राइबोज क्या होता है, C5H2O5, ये राइबोज है। अब इसका डाइसेक्राइड यदि हमें बनाना हो तो हम लिखेंगे, इसका डबल किया हमने 10, और फिर H2O इसका डबल किया 10, 10 - 1 कितना हो गया, 9। ये राइबोज का क्या हो गया, ये राइबोज का डाइसेक्राइड है। राइबोज का ट्राइसेक्राइड कैसे होगा, इसको ट्रिपल किया हमने 15, फिर हमने किया H2O, ये 5 3 जा 15 - 2 कितना हो गया, 13। राइबोज का पॉलीसेक्राइड बनाना हो तो हो जाएगा C5H2O, 5 - 1 कितना हुआ, 4, और दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे, N। तो ये इस तरह से सीरीज चलती है। ठीक है, तो पहला जो डाइसेक्राइड हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है, माल्टोज। तो माल्टोज जो है वो कौन से 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज का डाइमर कहा जा सकता है इसको, तो इसको हम लिखेंगे, ये बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। इसको यदि हम पूरा लिखें तो ये लिखेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज, और ये भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज बनाएंगे, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज बनाएंगे। इसका होगा C1 कार्बन और इसका होगा C4 कार्बन,
और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले अल्फा डी ग्लूकोज बनाना होगा। अब अल्फा डी ग्लूकोज हम जानते हैं मोनोसेक्राइड का पहले से बनाया हुआ अच्छी तरह, तो अब हमें यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम पहले अल्फा डी ग्लूकोज बनाते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज को हमने कैसे लर्न किया था? हम जानते हैं कि ग्लूकोज में क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग होती है, एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और छठा कार्बन जो होता है रिंग के बाहर होता है। ठीक है, हमने बीटा डी ग्लूकोज को कैसे लर्न किया था? बीटा डी ग्लूकोज को लर्न किया था कि हम जो है यहां से OH स्टार्ट करते हैं ऊपर से, ये बीटा है, ये अल्फा नहीं है, ये बीटा है। OH ऊपर होता है, फिर OH नीचे होता है, फिर OH ऊपर होता है, फिर OH नीचे होता है, और लास्ट का OH ऊपर होता है CH2H के फॉर्म में। ठीक है, तो ऊपर नीचे हम अल्टरनेट मैनर में लिख रहे थे, और इसको बनाया था हमने बीटा डी ग्लूकोज। अभी हमें क्या चाहिए? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा के लिए क्या करेंगे? जो C1 कार्बन होता है इस पे ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है एनोमर्स। ये हम पहले से जानते हैं। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि ये वीडियो देखना है डाइसेक्राइड की स्ट्रक्चर, पॉलीसेक्राइड की अच्छी तरह, तो पहले हमें मोनोसेक्राइड की आनी चाहिए। सो फॉर दैट यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने डिटेल से इनको डिस्कस किया हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज की। तो ऐसी कैसी मैं यूनिट जो है दोबारा बनाऊंगा, वापस मैं इसी मॉलिक्यूल को रिपीट करता हूं, HOH HOH, यहां पर OH HOH, और लास्ट आ गया CH2H और H। अब ये देखो C1 हो गया, यहां से हम लिखेंगे C1 C2 C3 C4 C5 और C6। तो C1 के आगे क्या आ रहा है? यहां पर C4 आ रहा है। तो इस C1 के और C4 के बीच में हम क्या बनाएंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, डिफाइन किया। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है कि जिसमें एक जो मोनोसेक्राइड यूनिट होती है, एक मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल वो H देता है, पास का जो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल होता है दूसरा वो OH देता है, फिर H2O रिमूव हो जाता है। वैसे हम करेंगे, यहां से H हटा देंगे, यहां से क्या हटा देंगे? OH। तो ये क्या हट गया? H2O, यहां पे क्या बचेगा? O। तो ये O जो है एक बॉन्ड इधर बना लेगा, एक इधर बना लेगा। ठीक है, ये ऐसे बॉन्ड बना लेगा, इसको हम क्या कर देंगे? यहां से रिमूव कर देंगे। तो ये जो है ये क्या बन गया? ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया। और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल आया है, इस मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? इस मॉलिक्यूल को माल्टोज कहा जाता है। तो यदि हमें अल्फा डी ग्लूकोज बनानी आती है तो माल्टोज में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो माल्टोज में हम लिखेंगे कि ये अल्फा डी ग्लूकोज का डाइमर है, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके नेचर की, ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो यदि इसका थोड़ा सा हम बेसिक देखें तो वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होता है, वो कुछ अपने पास रिएजेंट्स होते हैं, जैसे फेलिंग रिएजेंट है, टोलेंस रिएजेंट है, उनको रिड्यूस कर देता है। क्योंकि वो रिड्यूस कौन करता है? उसको रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्री एल्डिहाइड कीटोन। तो जब फ्री एल्डिहाइड कीटोन होगा तो रिडक्शन हो जाएगा, तो उनको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। और यदि फ्री एल्डिहाइड कीटोन नहीं होगा, एल्डिहाइड कीटोन होता तो है सभी कार्बोहाइड्रेट्स में, लेकिन वो जुड़ा हुआ रह सकता है, किसी बॉन्ड में वो जुड़ा हुआ है, तो फिर वो फ्री नहीं होगा एल्डिहाइड और कीटोन। तो फ्री एल्डिहाइड कीटोन नहीं होगा, तो एल्डिहाइड कीटोन जो रिडक्शन करता है वो कार्बोहाइड्रेट वो रिडक्शन नहीं कर पाएगा, तो उसको कहा जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहां यदि हम देखें तो देखो C1 जो कार्बन होता है इस पे एल्डिहाइड होता है, ये साइक्लिक है, लेकिन नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर यदि अपन ग्लूकोज की बनाए तो फर्स्ट कार्बन पे CHO तो बनाते हैं हम, ये फर्स्ट कार्बन तो यहां पे जुड़ रहा है, तो यहां पर CHO होता है, एल्डिहाइड होता है C1 पर। तो इसका जो एक यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज की, उसके C1 पर प्रेजेंट एल्डिहाइड बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। यहां पर जो एल्डिहाइड है वो किस में जुड़ा हुआ है? बॉन्ड में। लेकिन दूसरी यूनिट का C1 पर जो एल्डिहाइड है ये किसी बॉन्ड में जुड़ा हुआ नहीं है, ये फ्री है। ये क्या है? फ्री है। ये तो बॉन्डेड है, लेकिन दूसरी यूनिट का जो एल्डिहाइड है वो फ्री है, और ये रिडक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ये फ्री है। आप सोचेंगे यार दिख तो रहा ही नहीं, लेकिन ये दिखेगा। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जब रिएजेंट आएगा तो ये चेन ओपन हो जाएगी, और ये जो स्ट्रक्चर है वो इस जो स्ट्रेट जो चेन होती है उसमें बदल जाएगी, और यहाँ पे CHO आ जाएगा। तो ये जो है कौन सी शुगर हो गई? अब ये रिड्यूसिंग शुगर हो गई। ये क्या हो गई? रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर होती है माल्टोज। और क्यों होती है यदि आंसर पूछे तो हम लिखेंगे कि इसमें दो जो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट जुड़ी होती है, उसमें एक यूनिट में एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन दूसरी यूनिट का जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फ्री होता है, इसलिए वो टोलेन रिएजेंट और जो फेलिंग रिएजेंट होता है उनको रिड्यूस कर देता है, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज कंप्लीट हुआ। माल्टोज के बाद में हम चलते हैं सुक्रोज पर। दूसरा डाइसेक्राइड देखते हैं, ये सुक्रोज। सुक्रोज भी एक इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड है। ये जो है शुगर कैन जो होता है उससे हम शुगर जो निकालते हैं उसके अंदर मिलता है, जिसको अपन नॉर्मल शुगर कहते हैं, वो क्या होती है? सुक्रोज होती है। तो डाइसेक्राइड है, तो इसमें भी क्या होगा? दो मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़ी हुई रहेगी। ये दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स कौन कौन सी होती है? एक होती है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी होती है बीटा डी फ्रक्टोज।
यदि इसको पूरा नाम लिखना हो तो इसको हम लिखते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो अब हम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज बनाएंगे और उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में होता है ये भी फिक्स रहता है। इसका होता है C1 कार्बन और इसका होता है C2 कार्बन। इन दोनों के बीच में क्या बनता है यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी C1 और इसका जो C2, इसके बीच में जो OH आएंगे उसमें से अपने को एक तो H हटाना, एक को OH हटाना और बीच में से इनको जोड़ना है। तो इसको बनाने के लिए पहले हम इन दोनों को बनाना होगा। अब अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, अभी इससे जस्ट पहले हमने बनाया था माल्टोज में। जैसे हमने जो ट्रिक याद है उसके अकॉर्डिंग जो बीटा डी ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज होता है हेक्सागोनल रिंग, एक ऑक्सीजन हो गई, 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, और इसमें OH हम कहां से लेके चलते हैं, ऊपर नीचे और ऊपर। ये मैं बीटा की बात कर रहा हूं, बीटा डी ग्लूकोज की। हमें अल्फा कन्वर्ट करना है तो हम जो पहला कार्बन है इसको अपोजिट कर देंगे, ये H हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। इस तरह हमें बनाना होगा बीटा डी फ्रक्टोज। अब एक ये C1 हो गया। अब बीटा डी फ्रक्टोज जैसे हम बनाते हैं, पहले भी बनाया होगा और देखते भी है बुक में, तो हमें बीटा डी फ्रक्टोज जो है वो कुछ इस तरह का मिलता है। फ्रक्टोज जो होता है उसमें भी हमारे पास ट्रिक है, देखो अल्फा डी फ्रक्टोज की, ये बीटा डी ग्लूकोज की ट्रिक होती है, यहाँ पर अल्फा डी फ्रक्टोज की जो है वो ट्रिक होती है। अल्फा डी फ्रक्टोज की क्या ट्रिक होती है, इसमें जो OH है, इसमें OH ऊपर से अपन ने स्टार्ट किया था और अल्टरनेट चल रहे थे बीटा डी ग्लूकोज में। अल्फा डी फ्रक्टोज में OH नीचे से होगा और फिर अल्टरनेट चलेगा, नीचे होगा फिर OH ऊपर होगा, करेक्ट। ये क्या बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज और इसमें यहां पर क्या होता है CH2H, ये C2 होता है, C3 C4 C5 और C6 जो है वो यहां पर होता है। इस तरह से ही चलता है C5 C6। ये कौन सा है अल्फा, हमें बीटा बनाना हो, बीटा के लिए क्या करेंगे, CH2H नीचे आ जाएगा और OH कहां चला जाएगा ऊपर। एनोमेरिक कार्बन जो होता है, जो कि इसमें C1 है इसमें C2 है, अल्फा बीटा के लिए इन्हीं को कन्वर्ट किया जाता है। अब देखो ये बीटा डी फ्रक्टोज आ गया। अब इसको उठा के मैं यहां पे रखता हूं और हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना देंगे, लेकिन प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी, ये C1 है, इसके सामने यहां पे कौन सा कार्बन आ रहा है C5, जबकि हमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में इसका कौन सा कार्बन चाहिए C2 चाहिए। तो C2 तो इसके साथ में आ ही नहीं रहा भाई, इसके जो सामने आएगा उसी के साथ तो बॉन्ड बनेगा। तो हम इसको रोटेट करेंगे, इसको फ्लिप करके अपन यू रखेंगे तो इसमें जितने भी ये जो बॉन्ड जुड़े हुए हैं, इनका जो ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन से, इनका ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगा। तो हमें यहां पर जो बीटा डी फ्रक्टोज बनाना होगा, तो बीटा डी फ्रक्टोज जो है वो हम बनाएंगे इस तरह से, जिसमें होगा C2 इधर, C3 C4 C5। अब क्योंकि हमने क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज बना दिया C2 C3 4 C5 को, तो हमें जो ये जो ग्रुप जुड़ रहे हैं इनका जो ओरिएंटेशन है ये भी ऑपोजिट करना होगा। इसमें OH ऊपर आ रहा था तो इसमें OH कहां जाएगा नीचे और CH2H कहां जाएगा ऊपर। फिर इसमें OH ऊपर आ रहा था C3 पे तो OH नीचे चला जाएगा, H ऊपर। फोर्थ को हमने उल्टा किया तो OH ऊपर और H नीचे। फिफ्थ को उल्टा किया H ऊपर और CH2H नीचे। तो हमें बीटा डी फ्रक्टोज इस तरह से बनाना होगा, करेक्ट। अब हम बनाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के लिए हम इधर से H हटाएंगे, इधर से OH हटाएंगे और इन दोनों को किससे जोड़ देंगे, O से जोड़ देंगे। ये क्या बन गया, ये बन गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बीटा तो इस तरह से बनता है, ये अल्फा है। तो इसमें C1 अल्फा डी ग्लूकोज का जो C1 होता है वो बीटा डी फ्रक्टोज के C2 कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। बात करते हैं इसके नेचर की, रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है। तो हमने इससे पहले जो माल्टोज का एग्जांपल लिया था वहां पर भी स्टेट किया था कि किसी भी शुगर के रिड्यूसिंग होने के लिए उसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। और एल्डिहाइड जो होता है वो ग्लूकोज में कहां होता है C1 पर, और फ्रक्टोज में कहां होता है, कीटोन होता है C2 पर होता है, करेक्ट। अभी ये दिख नहीं रहा है लेकिन ये C1 जो है ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। इसकी नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम ये C2 आ जाएगा, फिर C3। और ये जो है फ्रक्टोज की जब नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई जाती है तो फ्रक्टोज की नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर में CH2H और जो सेकंड कार्बन आता है वो C डबल बॉन्ड आता है, वो यही है। तो यहां पर जो C1 ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का जो C1 पर प्रेजेंट एल्डिहाइड है वो बीटा डी फ्रक्टोज के C2 पर प्रेजेंट कीटोन से जुड़ा हुआ है। तो ना तो एल्डिहाइड फ्री है ना कीटोन फ्री है। एल्डिहाइड और कीटोन जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के अंदर इंगेज्ड है, जुड़े हुए हैं, फ्री नहीं है। तो एल्डिहाइड और कीटोन से जो रिडक्शन होता है फेलिंग सॉल्यूशन का और टोलेन रिएजेंट का, वो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन है ही नहीं। उस रिडक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल ग्रुप होने चाहिए वो फ्री नहीं है, जुड़े हुए हैं। इसलिए हम कहेंगे कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज कैसी शुगर है, एक
सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका देखो मैं यदि टोटल बताऊं तो हम पहले क्लासिफिकेशन में भी देख चुके हैं। मोनोसेक्राइड जो होता है वो सब रिड्यूसिंग होता है, सब में फ्री एल्डिहाइड कीटोन होता है, क्योंकि जुड़ता तो है ही नहीं, वो फिर अकेला ही तो होता है मोनोसेक्राइड। तो ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग, ऑल पॉलीसेक्राइड आर नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि पॉलीसेक्राइड में दोनों तरफ से बॉन्ड जुड़ता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन किसी न किसी तरफ तो जुड़ ही जाएगा। तो ऑल पॉलीसेक्राइड आर नॉन रिड्यूसिंग, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग। डाइसेक्राइड की बात करें तो डाइसेक्राइड में जो सुक्रोज होता है ये कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग है। बाकी कौन से दो बचे हमारे पास, कौन से, लैक्टोज जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसके पहले पढ़ा हुआ है माल्टोज, वो दोनों कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग होता है। तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का भी हमें लर्न होना चाहिए। हम चलते हैं अगली डाइसेक्राइड पर जो है लैक्टोज शुगर। तो लैक्टोज भी एक डाइसेक्राइड है और ये जो होती है मिल्क शुगर होती है, क्योंकि मिल्क के अंदर पाई जाती है। जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर जो वर्ड आता है लैक्टो, ये मिल्क से जुड़ा हुआ है, और लैक्टो जहां पर भी वर्ड आता है इसका मतलब वो जो टर्म है वो कहीं ना कहीं मिल्क से जुड़ी हुई है। जैसे मिल्क में कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज। मिल्क को कर्ड में कौन कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलस। मिल्क की प्योरिटी कौन सा जो है उसका मेजरमेंट किससे किया जाता है, उसका मेजरमेंट करता है लैक्टोमीटर, ठीक है। और जो कर्ड बनता है उसके अंदर कौन सी फिर एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टो जो है मिल्क से रिलेटेड है, तो वैसे भी लर्न हो जाता है लैक्टोज क्या है, मिल्क की शुगर है। अब जो लैक्टोज है क्योंकि ये भी डाइसेक्राइड है तो इसमें भी क्या होगा, दो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ी हुई रहेगी। तो ये मोनोसेक्राइड यूनिट्स कौन कौन सी है, ये होती है बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। यहां बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, नहीं है कंफ्यूजन और गलत होने के चांसेस थोड़े से रहते हैं इसमें, क्योंकि गैलेक्टोज का जो हम कार्बन लेंगे वो C1 है और इसका जो कार्बन लेंगे वो C4 है। कई बार हम इसका गलती से नहीं, इसका C1 C4 ले लेते हैं, वो गलत होता है। C1 लिया जाता है किसका, गैलेक्टोज का, और C4 लिया किसका लिया जाता है, ग्लूकोज का। और इनके बीच में क्या पाया जाता है, इनके बीच में होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इसके लिए हमें ये बनाना होगा बीटा डी ग्लूकोज, दूसरा बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी ग्लूकोज तो हम जानते हैं कैसे बनता है। बीटा डी ग्लूकोज में हमने क्या बनाया, हेक्सागोनल रिंग बनाई। हेक्सागोनल रिंग में हमने ऊपर से स्टार्ट किया OH को, और अल्टरनेट मैनर बना दिया, OH ऊपर फिर नीचे, फिर OH ऊपर, फिर OH नीचे, और लास्ट में OH ऊपर CH2H की फॉर्म में। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बीटा डी ग्लूकोज। अब हमें बनाना है बीटा डी गैलेक्टोज। तो देखो बीटा डी गैलेक्टोज के लिए हम पहले बना लेते हैं बीटा डी ग्लूकोज। इसको मैंने ऐसे कैसे बना दिया, इसी चीज को, OH ऊपर, OH नीचे, देन OH ऊपर, OH नीचे, और फिर OH ऊपर CH2H की फॉर्म में। तो ये क्या बन गया, बीटा डी ग्लूकोज बना है। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैसे रिलेटेड है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है, एपीमर है C4 कार्बन पर, C4 कार्बन पर। यदि पहले कार्बन को रोटेट करने पर कोई आइसोमर बनता है तो उसको एनोमर कहा जाता है। बाकी किसी भी कार्बन को रोटेट करने पे जो आइसोमर बनता है उसको एपीमर कहा जाता है। तो बीटा डी ग्लूकोज, इसको C4 कार्बन पे रोटेट कर दो, बन जाएगा बीटा डी गैलेक्टोज। तो मैं इसको रोटेट करता हूं तो OH आ जाता है ऊपर और H आ जाता है नीचे। तो ये बन गया बीटा डी गैलेक्टोज, वो बन गया बीटा डी ग्लूकोज। अब यहां पर इसका हो गया C1, काउंटिंग इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, और यहां पर 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका जो C1 है उसके सामने बीटा डी ग्लूकोज का क्या आ गया, C4 आ गया। बस हमें कुछ नहीं करना है, इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाना है। लेकिन अभी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन सा होगा, जैसे हमने टाइप देखा था अल्फा और बीटा, तो इसमें OH जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो H यहां से हटेगा, OH यहां से हटेगा। अब जो O से बॉन्ड जुड़ेगा वो यूं जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसको कहा जाता है बीटा बॉन्ड। इसको क्या कहा जाता है, बीटा बॉन्ड। तो यहां पर ये O बचा, इस O को इस तरह से हम जोड़ देंगे, तो ये बन गया C1 C4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। करेक्ट, ये स्ट्रक्चर आ गई। अब हम देखते हैं इसका रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग नेचर। तो देखो C1 जो है उसको क्या बनाते हैं हम, एल्डिहाइड। यहां पर भी C1 पर क्या है, एल्डिहाइड। ग्लूकोज पे C1 पे एल्डिहाइड होता है, गैलेक्टोज में भी होगा, क्योंकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो चेंज है वो तो 4th कार्बन पे तो हो रहा है, बाकी तो एज इट इज है। तो इसका जो गैलेक्टोज यूनिट है उसका एल्डिहाइड तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ग्लूकोज यूनिट पे जो C1 कार्बन है इस पे एल्डिहाइड फ्री है। इस पे क्या है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। तो फ्री एल्डिहाइड जो ग्रुप है ये क्या करेगा, टोलेन रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, इनका रिडक्शन करेगा, इसलिए कौन सी शुगर हो गई, रिड्यूसिंग शुगर हो गई। तो जो लैक्टोज है ये कैसी है, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अब इसके साथ ही हमारे डाइसेक्राइड कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड की ओर। पॉलीसेक्राइड जो है जिनमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़े रहते हैं। हम जो मेन पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे वो 3 है, 2 तो ये हो गए स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, और तीसरा पढ़ेंगे हम सेलुलोज।
तो स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है ये तो अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर है, यानी इनमें बहुत सारी अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स जुड़ी हुई रहती है। और जो सेल्यूलोज होता है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, यानी सेल्यूलोज में बहुत सारी बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स जुड़ी हुई रहती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, करेक्ट। तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दे आर पॉलीमर्स या हम कहते हैं दे आर पॉलीसेक्राइड्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। इसका मतलब इसका कंप्लीट अपन हाइड्रोलाइसिस करा दें, सारे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़ दें, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो टूटेगा, जैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में क्या होता है, एस्टो का रिमूवल होता है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, जो एस्टो रिमूव होगा वो वापस जुड़ जाएगा H और OH की फॉर्म में, और जो मोनोसेक्राइड यूनिट जोड़ी थी वो दूर दूर हो जाएगी। तो इसका इन दोनों को कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराएं तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स मिलेगी, करेक्ट। तो इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक सेम है, थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए हम दोनों स्ट्रक्चर्स को एक साथ ही पढ़ेंगे। जो स्टार्च की स्ट्रक्चर है वही ग्लाइकोजन की है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होता है कॉम्पोजिशन में, बाकी चीज वही रहती है। तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इनके बारे में पहले भी हमने पढ़ा होगा, जैसे जूनियर क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं जैसे हम हैं, ये हमारा जो फूड है या जो हम खाते हैं फूड है, भोजन जो है, उसको हम किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। ये कैसे होता है, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज है, हमने जो खाया है वो क्या है, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज जो हमारा कंज्यूम हो गया, जो पावर जनरेशन में काम में आ गया वो तो ठीक है, बाकी बचा हुआ जो ग्लूकोज है वो कहाँ जाता है, वो जाता है लीवर में। और लीवर में क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लाइकोजन में, जिसको ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, उसमें यही होता है, जैसे हम यहाँ पे जो प्रोसेस बताएंगे ये बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स आ जाती है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा बची हुई है उनके बीच में से H2O हटता रहता है और बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट जुड़ जाती है और क्या बन जाता है, ग्लाइकोजन। यही प्रोसेस प्लांट्स में होती है, पर उनमें जो बनता है उसको क्या कहा जाता है, स्टार्च कहा जाता है। उसमें प्लांट्स में भी जो ग्लूकोज उनके पास होता है जो काम में आ जाता है उनके बॉडी की, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके बाद में जो ग्लूकोज बचा होता है उसको प्लांट्स क्या करते हैं, H2O रिमूव कर करके बहुत सारे जो ग्लूकोज यूनिट्स होती है उनको जोड़ देते हैं और किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, स्टार्च का, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। अब हम देखते हैं कि ये जुड़ते कैसे हैं। जो ग्लूकोज यूनिट्स है, बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स हम कह रहे हैं कि इसमें H2O के रिमूवल के बाद में जुड़ जाती है, तो वो कैसे जुड़ती है, तो हम पहले इनमें लेके चलेंगे स्टार्च के लिए। तो स्टार्च जो है इसके दो पार्ट लिए जाते हैं। स्टार्च जो है, स्टार्च की स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, ग्लाइकोजन की भी वैसी होगी, थोड़ा सा चेंज होगा उसको मैं स्टेट कर दूंगा, बाकी वैसे वैसे बनाएंगे हम। तो स्टार्च या ग्लाइकोजन की हम बात करें तो इनके जो है दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट है अमाइलोज, इनकी स्ट्रक्चर के दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज, एंड सेकेंड इज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज जो है वो इनकी स्ट्रक्चर का लगभग 10 to 15% पार्ट होता है, एंड इट इज सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। और अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये अबाउट 80 to 85% पार्ट होता है, और एंड इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो अमाइलोज में क्या होता है, बहुत सारी जो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होती है ये C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ के एक लीनियर चेन बनाती है। पहले हम अमाइलोज की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फिर अमाइलोपेक्टिन की पढ़ेंगे। तो अमाइलोज में बहुत सारी अल्फा डी जो ग्लूकोज यूनिट्स होती है ये लीनियर चेन बनाती है, C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड आगे बढ़ता रहेगा और बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ती रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने माल्टोज बनाया था। माल्टोज कैसे बनाया था हमने, माल्टोज में हमने दो ली थी अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज याद है ही, बीटा डी ग्लूकोज याद होता है, ऊपर आता है फिर OH नीचे आता है, फिर ऊपर आता है फिर OH नीचे, और लास्ट में OH ऊपर आता है CH2H की फॉर्म में। ये जो है ये क्या है, ये बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा बनाएंगे H ऊपर चला जाएगा, OH कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। ऐसा ही अल्फा डी ग्लूकोज हमने आगे और बनाया था, किसके लिए, माल्टोज के लिए। तो माल्टोज में हमने कितने अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट जोड़ी थी, 2 यूनिट्स जोड़ी थी। इसी को मैं वापस ऐसे कैसे बना दूंगा इधर, तो ये हमारे पास क्या आ गई, 2 अल्फा डी ग्लूकोज आ गए, और इनके बीच में यहां से H हटाया, यहां से OH हटाया, और इनके बीच में हमने बना दिया था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये तो क्या बन गया था हमारे पास में, ये बन गया था माल्टोज। ये माल्टोज है जो हम पहले बना चुके हैं, माल्टोज और डाइमर है। अब अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, माल्टोज को ही अपन रिपीट करेंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर बन गई, ये अल्फा डी ग्लूकोज फिर अल्फा डी ग्लूकोज, ऐसा ही अल्फा डी ग्लूकोज हम आगे और बनाएंगे। तो यहाँ पर यदि मैं अल्फा डी ग्लूकोज की तीसरी यूनिट बना दूं तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आएगी, ये अल्फा डी ग्लूकोज बना दिया हमने, HOH HOH OH H H और OH।
तो यहां से इसका जो C1 होगा सेकेंड यूनिट, अब देखो ये फर्स्ट यूनिट थे इसका C1, सेकेंड यूनिट के C4 जुड़ा, सेकेंड यूनिट का जो C1 होगा वो थर्ड यूनिट के C4 से जुड़ जाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और इसी तरह प्रोसेस आगे बढ़ती रहेगी। अब इसका जो C1 होगा वो फोर्थ यूनिट के C4 से जुड़ेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तो ये आगे चलती रहेगी। ऐसे ही इसका जो C4 होगा वो इधर वाली जो यूनिट आएगी उसके C1 से जुड़ जाएगा। जैसे यहां पे हम एक और बना सकते हैं, ये HOH HOH OHH H CH2OH और H, और इसका जो C4 होगा वो इधर वाले जो C1 आएगा उसके साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जुड़ जाएगा। यहां पर हम एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बने ये किसके स्ट्रक्चर है, अमाइलोज की स्ट्रक्चर है। तो अमाइलोज क्या है, एक लीनियर पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है जिसमें बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स अपन ने जोड़ दिए C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, ठीक है। तो ये बन गया अमाइलोज। अब हम बात करते हैं तो अमाइलोज में हम लिखेंगे, देखो ये भी अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट से जुड़ने से बनता है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट से जुड़ने से बनता है, लेकिन जो बॉन्ड है वो उसका जो टाइप है वो डिफरेंट है। यहां पर जो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट जुड़ी हुई रहती है वो जुड़ी हुई रहती है किससे, बाई C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस तरह से एक बन जाता है लीनियर पॉलीमर। ये अमाइलोज की स्ट्रक्चर थी। अब हम बात करेंगे यदि अमाइलोपेक्टिन की, तो अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, जैसे जो अमाइलोज में होता है वैसे वैसे तो होता ही है, इसमें C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से क्या बन जाती है, एक स्ट्रेट चेन बन जाती है। फिर उसके बाद में और एक्स्ट्रा चीज भी होती है, वो क्या होती है, जैसे मान लो एक चेन बन गई अपने पास, उसके बाद में दूसरी चेन इसके ऊपर होगी। अब जैसे यहाँ पर एक चेन और बना लेते हैं अपन, जिसका C1 कार्बन यहाँ पर होगा, ये C6 है, इसके ऊपर क्या होगा, किसी ग्लूकोज यूनिट का क्या होगा, C1 कार्बन होगा। एक ऐसी चेन है जो C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बनी है, ऐसी की ऐसी चेन अपन ऊपर और बना रहे हैं जो भी C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बनी हुई है, करेक्ट। तो इस चेन को यदि हम आगे बनाते हैं तो ऐसी की ऐसी चेन अपन इधर और बना देंगे, करेक्ट। इस तरह से इसमें बॉन्ड यहाँ पर बीच में भर देंगे। जैसे ये C2 है, यहाँ पे आएगा HOH, इस पे आएगा OHH, यहाँ पर H ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, देन HOH OHH, और इधर ये क्या चलते रहेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड चलते रहेंगे। ये CH2OH है और यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर CH2OH है और ये H है। अब देखो ध्यान से कि ये एक चेन है जिसका C6 कार्बन है, और यहाँ पर ये दूसरी चेन है जिसका कौन सा कार्बन है, C1। यहाँ पर H होगा, यहाँ पर क्या होगा, OH होगा। इसको अपन आगे नहीं ले जाएंगे। अब ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये C1 कार्बन का जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये इधर वाले दूसरी अल्फा डी ग्लूकोज के C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, C4 कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने के बजाय ये जो C1 कार्बन है ये दूसरी चेन के C6 कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहां पर कैसे बनेगा, ये हो गया CH2OH, तो यहां से हमने हटा लिया OH और यहां से H हटा दिया और इनको यहां पे जोड़ दिया O से, करेक्ट। तो अमाइलोपेक्टिन में क्या हुआ, अमाइलोपेक्टिन में अब हमारे पास दोनों टाइप के बॉन्ड है, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी है और C1 C6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यदि इसमें इसकी बात करें C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, इससे तो क्या बनती है, स्ट्रेट चेन बनती है। और C1 C6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बात करें तो इससे क्या बन जाती है, इससे साइड चेन बनती है, ठीक है। इसमें स्ट्रेट चेन बनती है और इसकी वजह से क्या होती है, साइड चेन बनती है, यानी कि जो चेन होती है वो साइड में जुड़ती है। तो इस तरह से ये जो अब यहां पर यदि अमाइलोज की बात करें वो लीनियर पॉलीमर था, ये कैसा पॉलीमर हो गया, अब ये ब्रांच्ड पॉलीमर हो गया। ये ब्रांच पॉलीमर हो गया जिसमें लीनियर जो पॉलीमर चेन्स अपने पास में लीनियर, और वो C1 C6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आपस में जुड़ी हुई है। अब जैसे इसको हम आगे और बढ़ा सकते हैं, जैसे यहां पर ये इसका C6 हो गया, तो ये C6 होगा तो क्या होगा, ये अब ऊपर वाली जो चेन होगी उसके C1 कार्बन से जुड़ जाएगा। जैसे यहां पर हम एक और चेन बनाए तो इसका जो C1 कार्बन होगा इससे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, दूसरी चेन का C6 कार्बन। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अमाइलोपेक्टिन में जो है ब्रांचेस, जो लीनियर चेन्स है, लीनियर चेन बन गई पहले तो C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और फिर वो चेन्स जो है वो C1 C6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आपस में साइड में जुड़ रही है, इसलिए कैसा पॉलीमर हो गया, ये पॉलीमर हो गया ब्रांच पॉलीमर। जैसे हम एक प्रेजेंटेशन से बताएं सिंपल, तो अमाइलोज में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, देन अल्फा डी ग्लूकोज,
देन अल्फा डी ग्लूकोज, इसका होगा C1, इसका होगा C4, यहाँ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, इसका होगा C1, दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का क्या होगा C4 होगा, यहाँ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, तो इससे क्या बन जाएगी, एक लीनियर चेन बन जाएगी। बात करें हम अमाइलोपेक्टिन की, तो अमाइलोपेक्टिन में क्या होगा, अमाइलोपेक्टिन में ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज है, तीसरा अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका C1 इसके C4 से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जुड़ रहा है, इसका C1 इसके C4 से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बन गई, स्ट्रेट चेन बन गई, ऐसे स्ट्रेट चेन ऊपर बनेगी, और इसका जो C1 होगा ये इस दूसरे चेन के अल्फा डी ग्लूकोज के C6 कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से और जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, इसका जो C6 होगा किसी भी एक अल्फा डी ग्लूकोज का, ये ऊपर वाली चेन के C1 कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ जाएगा, फिर ये चेन आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर बनती है किसकी बनती है, अमाइलोपेक्टिन की। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की, ये तो है किसकी स्ट्रक्चर, स्टार्च की स्ट्रक्चर। ग्लाइकोजन की भी एज इट इज स्ट्रक्चर होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो ग्लाइकोजन होता है उसमें अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेज ज्यादा होती है, और जो स्टार्च होता है उसका अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस थोड़ी कम होती है। बाकी जैसे जैसे हमने स्टार्च पढ़ा, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन बनाए, वैसे वैसे ग्लाइकोजन में भी यही होता है, अमाइलोज बनता है, अमाइलोपेक्टिन बनती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा स्टार्च की और ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे किसकी, सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर की। तो सेल्यूलोज कहां पाया जाता है, ये जो होता है प्लांट्स में होता है। प्लांट सेल जो होती है उसमें सेल वॉल होती है, और जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स, क्योंकि ये क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। इट इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज पहले हम बनाएंगे और बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज बन जाएंगे तो उनको जोड़ देंगे। तो बीटा डी ग्लूकोज जैसे हम जानते हैं, पहले से हम बहुत बार इसको बनाया हमने। बीटा डी ग्लूकोज हेक्सागोनल रिंग हो गई, एक ऑक्सीजन 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। OH हम बनाते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, पहले ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर OH ऊपर, फिर नीचे, और लास्ट का जो OH ऊपर आता है CH2OH की फॉर्म में। ये बन गया हमारे पास में बीटा डी ग्लूकोज। ऐसा ही बीटा डी ग्लूकोज हम आगे बनाएंगे। ये हमारा दूसरा जो बीटा डी ग्लूकोज ये आ गया। बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पर अगेन OH H, फिर OH नीचे, पहले ऊपर था, नीचे आ जाएगा, अब OH ऊपर होगा, फिर OH नीचे होगा, और लास्ट में जो OH है वो CH2OH की फॉर्म में ऊपर आएगा, करेक्ट। तो हम अब इसमें देखते हैं यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनेगा, C1 और C4 के बीच, 1 2 3 4 और 5, ये 6 है। तो ये जो एक बीटा डी ग्लूकोज का C1 जो कार्बन है वो दूसरा बीटा डी ग्लूकोज के C4 ग्लाइकोसाइड कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ेगा। यहाँ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनेगा, ये देखो OH ऊपर आ रहा है, इसका OH नीचे है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इससे तिरछा बनेगा। यहाँ से H हटेगा, जैसे OH हटेगा, यहाँ से H हटेगा, ये ऑक्सीजन बची है, ये इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में आकर जुड़ जाएगी, तो इसको कहा जाता है बीटा बॉन्ड। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड बना है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है, करेक्ट। ऐसे बॉन्ड हम आगे रिपीट करेंगे। इसी तरह की एक जो यूनिट है बीटा ग्लाइकोसाइडिक, बीटा डी ग्लूकोज की, वो हम यहाँ पर बनाएंगे। अगेन OH ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर OH ऊपर होगा, फिर OH नीचे होगा, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर CH2OH। अब अगेन यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से H हटेगा, O बचेगा, वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ बीच में आ जाएगा। अब इसका जो सेकंड, देखो फर्स्ट यूनिट का जो C1 और दूसरी यूनिट के C4 से जुड़ा, सेकंड यूनिट का जो C1 है वो तीसरी यूनिट के C4 कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जुड़ा। ऐसे ही तीसरी यूनिट का जो C1 है वो चौथी यूनिट जो आएगी यहाँ पर उसके साथ जो है बीटा बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी यूनिट जुड़ जाती है। इसका जो C4 होगा वो क्या होगा, यहां पर भी एक यूनिट आ रही होगी बीटा डी ग्लूकोज की, उसके साथ बीटा बॉन्ड बनाएगा। यहां से जैसे OH हटेगा, यहां से H हटेगा, और ये ऑक्सीजन यहां पर जुड़ जाएगी, करेक्ट। यहां का जो C4 होगा इधर वाले C1 से जुड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे जो बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स होती है ये आपस में जुड़ जाती है और एक पॉलीमर चेन बना लेती है इस तरह से। तो ये चेन जो है वो चलती रहेगी, इधर ही आगे बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से बहुत सारी बीटा डी ग्लूकोज की जो यूनिट्स है ये आपस में जुड़ जाती है और एक पॉलीमर चेन बनाती है जिसको कहा जाता है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या है, ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। और बीटा डी ग्लूकोज की जो यूनिट्स होती है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। इनके बीच में यहां पर कौन सा बॉन्ड होता है, C1 C4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
करेक्ट। तो ये सेलुलोज कंप्लीट है। सेलुलोज में केवल एक ही पार्ट है, स्टार्च ग्लाइकोजन के दो पार्ट होंगे नहीं। ये सेलुलोज कंप्लीट हो गया। बात करेंगे रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की, तो पहले हम जैसे स्टेट कर चुके हैं, सारे जो पॉलीसेकेराइड होते हैं इनमें कोई अब फ्री एल्डिहाइड कीटोन नहीं है। इसका जो एल्डिहाइड वो यहाँ जुड़ गया, इसका C1 का एल्डिहाइड यहाँ जुड़ गया, इसका C1 का एल्डिहाइड यहाँ जुड़ गया। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ जुड़ते हैं जो यूनिट्स होती है मोनोसेकेराइड की, तो उसका जो एल्डिहाइड कीटोन होता है वो कहीं ना कहीं जुड़ ही जाता है। तो सारे जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो फ्री एल्डिहाइड या कीटोन नहीं होने की वजह से क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। तो सेलुलोज नॉन रिड्यूसिंग है, स्टार्च पड़ा वो नॉन रिड्यूसिंग है, ग्लाइकोजन पड़ा वो नॉन रिड्यूसिंग है। तो नाउ दिस वीडियो लेक्चर इज कंप्लीट। इसमें हमने डिस्कस किया डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के स्ट्रक्चर्स के बारे में। 3 डाइसेक्राइड और 3 पॉलीसेक्राइड। डाइसेक्राइड में माल्टोज पढ़ा हमने, सुक्रोज पढ़ा, जो है लैक्टोज पढ़ा। उसके बाद में पॉलीसेक्राइड में पढ़ा हमने स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये पार्ट कंप्लीट हुआ। इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने मोनोसेक्राइड की स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी सब, ठीक है। रिलेटेड टर्म जो थी वो हमने प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। डीएल होता है, एपीमर होता है, एनोमर होता है, बहुत सारी जो टर्म्स होती है वो हम पहले पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में जो भी चीज़ है वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। इसमें मेनली जो क्वेश्चन होता है वो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए, जो हमने अच्छी तरह समझा है। ड्रॉ करना भी सीखा और उसके साथ साथ में उसका पैटर्न भी सीखा है कि वो जो है कैसे अपन कहते हैं। इसके बाद में एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें जितने भी स्ट्रक्चर है उनको अपन शॉर्ट में मैं बताऊंगा 10 और 15 मिनट्स में, केवल स्ट्रक्चर कि जितने भी हमने स्ट्रक्चर बनाई मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड की, वो हम एक पार्ट में उनको रिलेटिव करके, रिलेशन करके कि एक दूसरे से स्ट्रक्चर कैसे जुड़ी है वो हम कंप्लीट करेंगे। सो नाउ दिस क्लास इज कंप्लीट एंड इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो लेक्चर इज helpful for you in your studies, then please subscribe and share.